सेटिंग तो अब पता चलेगी, घंटी जल्दी बजा देंगे तो। सभापति महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण अनुमत कैबिनेट द्वारा, सरकार द्वारा तैयार किया हुआ एक भाषण होता है जिसमें सरकार अपनी मंशा, अपनी नीतियां, अपने किए हुए कार्यों को पेश करती है। पर इस बार के अभिभाषण में कैबिनेट द्वारा हमारी सरकार बुलवाया गया था, पर राज्यपाल जब भाषण दे रहे थे तो आप सबने गौर किया होगा, बार बार वो एक लाइन अपनी तरफ से बोल रहे थे कि अपनी सरकार। मैं इसलिए जोर देना चाहता हूं कि ये सरकार अपनी है, राजस्थान की है, और हम सबको यहाँ मिल बैठकर राज्यपाल जी की जो मंशा थी उसके अनुरूप काम करना चाहिए, उसके अनुरूप नीतियां बनानी चाहिए और सही विश्लेषण होना चाहिए कि पिछले 2 साल में आपने जो किया है वो हकीकत धरातल पे उतरा है या नहीं। मैं यहाँ खड़े होकर ये कहना चाहूँगा कि 2.5 साल तो हो गए, 2 साल हो गए, बजट आएगा आपका, 2.5 साल हो जाएंगे, 2.5 साल रह जाएंगे। इस बजट भाषण में, इस राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियां आती है, रोड मैप आता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, पब्लिक डिमांड्स पे क्या किया, जनता की जो मूलभूत सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए सरकार ने क्या किया पिछले साल, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, ना कि तुमने क्या किया, हमने क्या किया। और उस अभिभाषण को पढ़ने पर जो चीजें सामने आई, देखने पर, बातें तो आपने की है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास में किसान भी आते हैं, युवा भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, श्रमिक भी आते हैं। मैं सबसे पहले किसानों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि किसान की हालत क्या है। समर्थन मूल्य उसे मिल नहीं रहा है, फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा है, फसल बीमा जो होता है उसमें भी भेदभाव। जालोर जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में भी भेदभाव। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीमा जो होता है आजकल प्राइवेट को दे दिया गया, बैंकें भी सीधा उनसे केवाईसी से पैसा काट लेती है और किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है। इसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको। किसान की बिजली से खेती करता है तो किसानों की बिजली की हालत ये है, आप कह तो रहे हैं इसमें बजट राज्यपाल भाषण पे कि हमने 2 ब्लॉक में सप्लाई दे दी। किसान तो कह रहा है कि हमें रात को जिस समय ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है, उस पानी के अंदर हम नहीं भीगना चाहते तो उसको दिन को सप्लाई दीजिए, वो नहीं हो रहा है। सब्सिडी किसान की, चाहे स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है, डिग्गियों की है, ड्रिप इरिगेशन की है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की है, 2 साल से अभी तक सब्सिडियां किसान के खाते में नहीं है। तो ये आपकी उपलब्धि है सरकार की। युवाओं की बात करें तो युवाओं को नौकरियां नहीं है, बातें कितनी कर लो आप, पर आज जो युवा अगर नौकरी लगना चाहता है तो संविदा पे लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, और कॉन्ट्रैक्टर की मनमानी पे उसको जो पैसा लगने के लिए भी देना पड़ता है, और अगर मान लो 10,000 15,000 की है उसकी, तो किस कॉन्ट्रैक्टर उसमें भी पैसा काट लेता है। तो शोषण ही हो रहा है युवा का। पेपर लीक के मामले में बहुत कुछ कहा गया है, और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अब हम सबको, सारे राजनीतिज्ञों को, अफसरों को चिंतित होना चाहिए। ये सारे युवा पेपर लीक, नौकरियों के अभाव और इनसे चिंतित है। और पूरी दुनिया में आजकल जैन जी कह रहे हैं ना आजकल, और जैन जी वाला मामला चेत चुका है। चाहे वो श्रीलंका से शुरू हुआ हो, नेपाल में भी सत्ता का उखाड़ फेंका था, और अब बांग्लादेश में भी है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग इनकी सुविधाएं नहीं देंगे, तो अंत में हालात उस लेवल पे पहुंचेंगे जिसे आप और हम नहीं समझ सकते। तो युवाओं का ध्यान रखना, युवाओं के प्रति संवेदनशील होना हमारा सबसे बड़ा धर्म बनता है।
मजदूर की बात आती है तो आप लोगों ने नरेगा, चलो नरेगा का नाम बदल दिया आपने, पर नरेगा में तो पिछले साल भर से पैसा एक खर्च नहीं हो रहा है। पंचायतों के हाल खराब हैं, पंचायतों को पैसा नहीं है, काम करने के लिए सरपंच लोग घूमते फिर रहे हैं कि हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। तो ये हालात है। और मनरेगा को आप कमजोर मत समझिए। नरेगा के मार्फत आम आदमी मजदूर की पैसे की ताकत बढ़ी थी, उसके जेब में डायरेक्ट पैसा आता था और उस पैसे की वजह से उसकी स्टैंडिंग मनी थी, बाजार में भी उस चीज से वैल्यू बढ़ी थी। तो आपने नरेगा को बंद कर दिया, पर मेरे ख्याल से नरेगा की वजह से पंचायत भी रुकी। आपने बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों की पेंशन, पालनहार योजना, इनमें भी पैसे नहीं आ रहे समय पे। एमएलए लैड में इतने राइडर्स लगा दिए कि आपको काम कराना हाथ में नहीं है, सीधा जयपुर से स्वीकृति आएगी, ऑनलाइन कर दिया, सब ठीक है। पहले एक सीसी रोड भी देते थे गांव में तो आबादी क्षेत्र का मामला अटका दिया। गांव के अंदर तो लोग ढानियों में रहते, तो किस तरह से आप उस एमएलए लैड का उपयोग कर पाएंगे? आपने सामुदायिक भवन के लिए ये क्लॉज डाल दिया कि पट्टा होना चाहिए, तो किस तरह से आप कम्युनिटी हॉल गांव के विकास के लिए दे सकते हो लोगों के लिए? तो ये सारी चीजें हुई है आपकी। सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें की जाती है। मैं तो मारवाड़ क्षेत्र के से आता हूं, इसलिए ज्यादा जोर दे के कहना चाहूंगा कि जवाई पुनर्भरण का क्या हुआ, माही डैम के बारे में कुछ नहीं कहा गया। डबल इंजन की सरकार है साहब, और गुजरात में भी आपकी सरकार है। हमारे तो पड़ोस में गुजरात में सुजलाम सुफलाम करके कच्ची नहरें बना दी गई, क्यों नहीं? जालोर जिले में नर्मदा कैनाल का पानी सांचौर को दिया जा रहा है, पर वहाँ वाटर लॉगिंग की वजह से दिक्कत आ रही है। तो आप उसमें कच्ची नहरें बना के क्यों नहीं लेके आते वहाँ पे? उसका उपयोग क्यों नहीं करते? आपकी डबल इंजन सरकार की जो ताकत है उसका उपयोग करिए। सिंदरा डैम, बिल्कुल, आप इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको, सिंदरा डैम की बात है। 2008 में सभापति महोदय सिंदरा डैम पूरा हुआ था और आज दिन तक उस डैम से सप्लाई नहीं हुआ है पानी, आज दिन तक। ये सचेतक महोदय भी जालोर जिले से आते हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि आज दिन तक सिंचाई नहीं हुआ है। और जो डाउन स्ट्रीम में जहाँ पे बंदा बन गया वहाँ के लोग भी बर्बाद हो गए। इस और भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़कों की हालत बताई जाती है, कॉरिडोर्स बनाएंगे, फलाना कॉरिडोर, ये कॉरिडोर, वो कॉरिडोर। जयपुर सिटी की अभी रविंद्र जी कर रहे थे, हकीकत है, दिल से दुख होता है कि जयपुर सिटी की ट्रैफिक के हालात क्या है और हम लोग कब जागते हैं। जरूरत क्या होती है? सुपरविजन की और इम्प्लीमेंटेशन की। आपको याद है ये भागरोटा दुर्घटना नहीं घटती ना तो शायद ये फ्लाईओवर भी नहीं बनता। और कैसे बन गया इतना जल्दी वो? क्योंकि आप लोगों ने उस पर सरकार चेती, जागरूक हुई, जब जाके वो पूरा हुआ, वरना कई वर्षों से वो बंद पड़ा था। अब ये कि ये हालात आपके 200 फीट पे आ गया, वहाँ पे भी ट्रैफिक इसी तरह से जाम। तो आप लोगों को इस तरफ देखना चाहिए। जालोर जिले में रामसेन, बीनमाल, रानीवाड़ा रोड बन रहा है, बाईपास की जरूरत है, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। PMGSY की सड़कें कई टाइम से नहीं आई है, उस तरफ भी ध्यान दीजिए। सड़कें रिपेयर के हालत खराब है। सीवरेज के काम जो शहरों में चलते हैं वो तोड़ फोड़ के रख दिए जाते हैं, उनकी रिपेयर की कोई गारंटी नहीं है। इस तरह के हालात बने। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात आप छोड़ दीजिए, पुलिस तो खाली एस्कॉर्ट में लगी हुई है बजरी माफियाओं के, और कोई काम नहीं है पुलिस के। ना तो इनसे चोरियां खुलती है, ना इनसे मर्डर खुलते। हमारे जिले में ये हाल है। तो ये इस तरह के हालात हैं। आपके इसमें AI के बारे में भी बात की गई, अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं 2 मिनट में पूरा करूँ। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहिए, परंतु आज से सबसे ज़्यादा चेतने की बात है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, वो भी कानून बना रहे हैं कि माइनर या स्कूल के बच्चों को मोबाइल की कितनी यूज होनी चाहिए, किस तरह से यूज होनी चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। निवेश के बारे में कहना चाहूँगा मैं कि निवेशकों की बातें बहुत की गई,
सोलर प्लांट की बातें की गई। सभापति महोदय, सोलर प्लांट में भी भेदभाव, पहले कंपोनेंट ए में लोगों को जो माल लिया मॉड्यूलर लिए जाते थे वो विदेशों से आते थे, सस्ते थे, और आज जो मॉड्यूलर लिए जा रहे हैं कंपोनेंट सी में वो यहाँ के लोगों से दिए जा रहे हैं। क्यों बाध्य किया जा रहा है उन महंगी रेटों में? समाप्त कीजिए। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अदानी अंबानी की तरफ क्यों देखते हैं? उदयलाल जी बढ़ाना। कर्म भूमि मातृभूमि की आपने बात कही है, तो आप अपने सभापति महोदय, इनवाइट करिए। तो इस वजह से आपको आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र मांडल की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक गरीब किसान के बेटे को चुन करके इस पवित्र सदन में अपनी विधानसभा की बात रखने के लिए भेजा। इसलिए आपके माध्यम से उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभिभाषण के मौके पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो सपना है विकसित भारत, उस विकसित भारत को और पूरा करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, वो भी विकसित राजस्थान करने के लिए, और भजन लाल जी शर्मा की जो